इस सिख मुंडे ने चेंज करवाया अपना जेंडर। नमस्कार, मेरा नाम सनत कौर चड्ढा है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं एक सपोर्टिव पंजाबी फैमिली से हूँ। मैं एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ। सनत सिंह चड्ढा तो बनया सनत कौर चड्ढा। हुण कुड़ी बन के करवाउणा चाहुंदा है विआह। मापिया ने भी दिता सनत कौर दा पूरा साथ। नमस्कार, आज की कहानी दिलचस्प है तो इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी है ही से शी की। आज की कहानी है नर से नारी की। आज की कहानी है समाज के उस रूढ़िवादी सोच और विचार के खिलाफ जो आपके अपने अधिकारों से आपको वंचित रखती है। जी हाँ, स्वागत कीजिए हमारे खास मेहमान का, जिनका नाम है मिस सनत कौर चड्ढा, जिन्हें पहले मिस्टर सनत सिंह चड्ढा के नाम से जाना जाता था। सनत, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि ये कैसे रहा ये पूरी जर्नी, और कब आपको ऐसा लगा, कब आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर एक लड़की है। मैं कहूँगी कि ये जर्नी, जैसे लोग बहुत सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है और कठिन है, मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं जिसकी वजह से वो जर्नी बहुत आसान हो गई और मैं उसके लिए बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे पास सपोर्टिव माँ बाप है, मेरा भाई सपोर्टिव है। मुझे कभी किसी ने मेरी फैमिली के अंदर मेरे दोस्तों ने मुझे कभी छोटा फील नहीं करवाया, और ऐसी प्रिविलेज बहुत लोगों के पास नहीं होती। कितने सारे बच्चे बुली होते हैं, उनके खुद के दोस्त उनको बुरा फील करवाते हैं, छोटा फील करवाते हैं, पर मेरे को कभी इतना ज़्यादा किसी ने करवाया नहीं। हाँ, स्ट्रेंजर्स कितने होंगे कि जिन्होंने किया होगा, बट जब इतना सारा प्यार से आप सराउंडेड होगे तो इतना बॉदर नहीं करेगा ना। जैसे सोशल मीडिया पे भी मुझे लोग पूछते हैं कि इतने सारे कमेंट्स आते हैं, आपको हेट कमेंट्स आते हैं, आप कैसे हैंडल करते हो। मैं फ़ोन बंद करती हूँ और मेरे प्यार भरे परिवार के साथ मैं बातें करती हूँ, अपने दोस्तों को कॉल करती हूँ, तो मुझे कभी इतना बुरा लगता ही नहीं है। एंड मैं शायद इसीलिए इंटरव्यू भी कर रही हूँ ताकि लोग देखें कि मेरे तरह जो लोग हैं वो खुश रह सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं जिनके ट्रांसजेंडर बच्चे हैं वो भी देखें कि उनके बच्चे खुश रह सकते हैं। अगर वो ट्रांजिशन करें तो अच्छी ज़िंदगी उनकी हो सकती है। जैसे स्कूल में जैसे कि अपनी स्कूल में शुरुआत करी, तो क्लास में बच्चों का क्या आपके प्रति नज़रिया था, और उसके बाद सोसाइटी में आपका लोगों का क्या नज़रिया था आपके प्रति? जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में कि मिस्टर से मिसेस बनी मैं, अब मिस बनी, सॉरी। जैसे आपने बोला था कि मैं मिस्टर से मिस जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था मैं मिस्टर से मिस बन चुकी हूँ। मुझे लगता है मेरे आसपास के लोगों ने कभी मुझे मिस्टर की तरह देखा ही नहीं, और ये वो लोग नहीं जो मुझे प्यार करते थे, रैंडम लोग, स्कूल के बच्चे मुझे 5th क्लास से लड़की लड़की बोल के चिढ़ाते थे। आप लड़का हैं, आपको लड़की बुलाते हैं? हाँ, मैं लड़की की तरह प्रेजेंट करती थी, मेरे मुंह लड़की की तरह था, मेरे हाव भाव लड़कों की तरह नहीं थे, पर मुझे लड़की की तरह पहचानते थे कि हाँ ये तो लड़की के जैसा है, ये तो लड़की है। पर आज अगर आप देखें तो वही सेम लड़के बोलते कि यू विल नेवर बी अ वुमन, तुम कभी लड़की नहीं बन सकते। तो मुझे लगता है कि लोगों ने मेरी कुदरत को हमेशा से पहचाना है, वो नेचुरल है। मैं जैसे चलती हूँ, जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे मैं बैठती हूँ, जैसे मेरे हाथ हिलते हैं, जैसे मैं डांस करती हूँ, वो सबको दिखता था। तो मुझे लगता है कि लोगों का हाव भाव थोड़ा सा मुझे मतलब चिढ़ाना इधर उधर वो था, मतलब मुझे बुरी चीज़ें बोलना या फिर मुझे नीचा फील करवाना। कई लोग होते हैं ऐसे जिनको अंदर से ना उनकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उनको खुद लगता है कि मेरे को बुरा लग रहा है तो मैं दूसरे को कैसा वैसा फील कराऊँ। तो वैसे लोगों ने ट्राई किया बट वो कभी काम नहीं किया। जैसे मैंने बोला, प्यार भरा परिवार, प्यार भरे लोग, तो वो कभी बॉदर नहीं किया। आपको समझने वाले लोग थे, हाँ। आपको समझाने वाले लोग थे। मगर ये आपने डिसीजन कब लिया कि नहीं, मुझे अपना सेक्स चेंज कराना है, इसको कहीं ना कहीं सोसाइटी कैसे देखेगी, एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, परिवार एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, आपके सराउंडिंग जो फ्रेंड्स हैं वो इसे किस तरीके से देखते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं ना बचपन से काफ़ी क्लियर था मेरे दिमाग में। ये नहीं क्लियर था कि मैं एक लड़की हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार अपनी मम्मी को कम आउट किया था, मैंने उनको बोला था मैं गे हूँ, कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे लड़कों से अट्रैक्शन। मुझे ये बहुत था कि
मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इतना पता था, मुझे ये नहीं पता था कि क्यों मैं ऐसी हूँ, मेरे को अंदर से अपना रूप नहीं समझ आ रहा था, कंफ्यूजन हमेशा से थी। पर ये क्लैरिटी ना मुझे थी कि जेंडर और सेक्स में डिफरेंस होता है। जैसे मैं होम साइंस पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, 10th क्लास की बायोलॉजी की बुक के अंदर एनसीईआरटी आप जाके देख सकते हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है जेंडर एंड सेक्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। जेंडर एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो हमने बनाया है, जेंडर रोल्स भी एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है कि एक औरत किचन में होगी और एक मर्द बाहर जाएगा, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जो सेक्स होता है वो एक बायोलॉजिकल चीज है। एंड वो भी जो आजकल लोग बोलते हैं कि सिर्फ 2 होता है, अगर आप एक्चुअली पढ़ें तो 3 सेक्स तो 3 होते हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। इंटरसेक्स को लोगों को तो लोग समझते ही नहीं है। और फिर जेंडर के अंदर अगर आप जाओ तो मेरे हिसाब से मैन, वुमन एंड देन फिर ट्रांस लोग होते हैं। और ट्रांस लोगों में थोड़ा स्पेक्ट्रम होता है कि मतलब कि अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो स्टार्टिंग में शायद इतना अगर आप दिखो ना, ऐसे दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि क्या चल रहा है, तो उसमें थोड़े से वो होते हैं। बट इन जनरल 2 से तो ज्यादा है। बिल्कुल। एंड हाँ, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, आपने एक अच्छी बात करी, जैसे आपने कहा कि आपने जिक्र भी किया, शायद हम लोग या सोसाइटी कभी सेक्स पर खुलकर बात नहीं करती, क्योंकि और ये जैसा हमने भी पढ़ा, आपने जिक्र किया, फूड एंड सेक्स इज़ अ नीड ऑफ एवरीबॉडी। मगर जब हम बात करते हैं कि कोई गे है, कोई लेस्बियन है, कोई बाइसेक्सुअल है, इसको आप जरा अपनी तरीके से समझा सकें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो मैंने सेक्स बोला था वो सेक्स ये नहीं था कि इंटरकोर्स, सेक्स एज इन किसी का बर्थ सेक्स, जैसे क्रोमोसोम से पता चलता है किसी का सेक्स क्या है। जैसे और जो आप ये जो गे, बाइसेक्सुअल, ये सारी जो चीजें हैं, ये एक सेक्सुअल अट्रैक्शन के बेसिस पे, ये किसी की सेक्सुअलिटी है, नीड हो सकती है किसी की, नीड से ज्यादा ये बस एक सेक्सुअलिटी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसे पता है कि आपको लड़कियां पसंद है, कि आप क्या बोलेंगे? मैं लड़का हूँ, हाँ। और इसलिए अपोजिट सेक्स के प्रेफर कर रहा हूँ। पर अगर आप एक लड़के हो तो आप सेम सेक्स को भी कर सकते हो, तो अगर वो होगा तो आपके वो आपकी सेक्सुअलिटी है ना, कि आप किससे अट्रैक्टेड हो, आपको कौन पसंद है, वो आपकी सेक्सुअलिटी है। तो गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ये सब सेक्सुअलिटी कि मेरे को क्या पसंद है। जो मैं हूँ वो ट्रांसजेंडर हूँ, तो वो मेरा जेंडर से रिलेटेड है, ठीक है। और सेक्स वो होता है जो आप जब आप बॉर्न होते हो, जब आप पैदा होते हो, तो आपका जो क्रोमोसोम्स होते हैं और आपकी कुछ अनाटमी पे से बेस्ड वो आपको एक सेक्स असाइन करते हैं एट बर्थ। जब आप पैदा होते हो तो आपको आपके उस पे लिखा होता है MF। यस। और फिर इंडिया में लोग जो समझते नहीं है, इंटरसेक्स लोग जो होते हैं उनको गिव अप कर दिया जाता है। वो लोग कहते हैं ना कि लोग उठा के ले जाते हैं, नहीं, हॉस्पिटल में या तो वहीं से ही कॉल चले जाता है कि आप इनको ले जाओ। पेरेंट्स कॉल करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को गिव अप करते हैं। सोचो एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा अपने बच्चे को दे देना। कोई माँ नहीं चाहती अपना बच्चा देना, बट वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समाज भी उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और जो लोग नहीं समझते एक और चीज, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो ट्रांसजेंडर का मतलब है कि मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे बाहर के जो जेनिटल्स हैं या फिर मेरे क्रोमोसोम्स मैच हो गए, तो उन्होंने मेरे को मेल असाइन कर दिया। बट मेरा जो सोल है, मेरी जो रूह है, वो एक फीमेल की है। मेरा दिमाग जो है वो एक औरत की तरह चलता है। और ये बचपन से लोगों ने नोटिस किया है। लाइक मैं अगर किसी चीज पे जैसे टिप्पणी भी कर रही होती थी ना, जैसे अगर मैं कभी कार में जैसे गाना गा रही हूँ, मैं हमेशा औरत के पार्ट का गाना गाती थी। अगर कोई डिस्कशन चल रही होती थी और लोग एक मर्द की तरफ से लड़ रहे थे और औरत की तरफ से लड़ रहे थे, मैं औरत की तरफ से लड़ती थी। और ये नेचुरल था मेरे दिमाग में, मैं लड़की ही थी। मुझे पता नहीं था कि ओ मेरी बॉडी डिफरेंट है, ओ अच्छा मैं लोगों से डिफरेंट हूँ। मुझे लगा बड़े होके चलो हो जाए, मतलब सेम ही हूँ, मेरी जैसी गर्लफ्रेंड से मैं वैसी होंगी। पर हाँ, वो डिफरेंस। धीरे धीरे वक्त लगा, कुछ कंफ्यूजन हुई। मुझे पहले लगा कि मैं गे हूँ, क्योंकि मैं मेल थी, मुझे लोग मेल की तरह देखते थे। तो मुझे लगा कि अगर मुझे लड़के पसंद हैं तो मैं गे हूँ, ठीक है। अगर आप एक लड़के हैं, आपको लड़के पसंद है तो आप गे हो, है ना। तो मुझे लगा मैं गे हूँ। बट फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि अच्छा नहीं, मैं अंदर से ही एक औरत, अपने आप को एक औरत की तरह से देखती हूँ। मुझे अनकंफर्टेबल फील, मैंने पहली बार तब रियलाइज किया था जब मैंने पहली बार किसी को डेट करना स्टार्ट किया। तो मुझे ना वो लड़का जो था वो बाइसेक्सुअल था।
तो मेरे को हमेशा से एक अंदर से ना अनकंफर्टेबल सा फील होता था कि ये मेरे को एक लड़के के नजरिए से देख रहा है, इसको लगता है कि मैं एक लड़का हूँ Yes, मुझे और ये पूछना था मुझे आपसे। प्यार कर रहा है क्योंकि मैं वो अब मेरे को लड़के के नजरिए से प्यार कर रहा है, पर मुझे तो ऐसे प्यार चाहिए था कि मुझे कोई लड़की की तरह देखे। तब मुझे समझ आया कि ओ अच्छा, ये तो कुछ अलाइन नहीं हो रहा। मुझे ये भी जानना था, जैसे हाँ। कि अब आप एक फीमेल हैं, मगर जो लोग आपको जानते हैं कि मैं आप फीमेल नहीं। आप पहले मेल थे, आप ट्रांसजेंडर हैं, हाँ। ठीक है। अब आपको लोग उसमें एक्सेप्ट करते हैं कि यार सनत तो मिस्टर था, अब मिस है। वही मुझे लगता है जो आपको प्यार करते हैं ना, वो सिर्फ उसी तरीके से देखेंगे जैसे आप उनको बताएं। हो सकता है कि पहला किसी का परसेप्शन हो कि चलो पहले ये था अब ये है, पर जो लोग आपको प्यार करते हैं, जैसे मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे को लड़की की तरह ही समझते हैं अब। मतलब मेरे पापा मेरे को उबर में जाने से पहले वो उबर तक आएंगे, उबर वाले ड्राइवर से बात करेंगे, मुझसे मेरी लोकेशन लेंगे, फिर मेरे को जाने देंगे। लाइक उनके दिमाग में मैं एक लड़की ही हूँ। वो तो तभी मैं कहती हूँ कि अगर जो भी ट्रांसजेंडर बच्चे ये देख रहे हैं, जो मेरी तरह जो बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता लगे कि हमारे आसपास के लोग हमें सच्ची में प्यार करते हैं, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आपको समझने की कोशिश हमेशा करेंगे। मेरा फ्यूचर में कोई बच्चा होगा, हमें क्या पता फ्यूचर में लोग रोबोट के साथ शादी करेंगे शायद, किसको पता। तो मुझे वो समझ नहीं आएगा इनिशियली। मैं अपने बच्चे को बोलूंगी नहीं, मेरा कोई बच्चा रोबोट से शादी नहीं करेगा, पर अगर वो मुझे समझाने की कोशिश करेगा, मैं सुनने की कोशिश करूंगी। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपको समझने की कोशिश जरूर करते हैं। एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि आपकी फैमिली, आप एक सिख पंजाबी परिवार से बिलोंग करते हो और काफ़ी रिचुअल्स को फॉलो करते हैं सिख, है ना, और ये कितना टफ रहा होगा आपके लिए कि आपके पेरेंट्स, आपके पिताजी, आपकी माताजी ने आपको एक्सेप्ट किया? मैं शायद एक रैडिकल सिख फैमिली से नहीं हूँ। मतलब इतना प्रेशर नहीं था कभी भी कि लड़के ऐसे होते लड़की ऐसी होती हैं, और तो कभी इतना मुझे लगा नहीं। मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर रिचुअल भी था नहीं जो ऐसे था कि सिर्फ लड़के करेंगे। एक चीज़ थी और ये उल्टा हो गया कि उससे मुझे पता चला कि लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मेरे दादू, ठीक है, मुझे लगा था कि मेरे दादू मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मेरे पापा को भी लगा था कि उनको समझ नहीं आएगा। लोग कहते हैं लोगों को समझ नहीं आएगा, मैं कहती हूँ प्यार करने वाले लोग समझते हैं। मेरे दादू कितने बूढ़े हैं, किस जनरेशन से हैं, ठीक है। लोग सोचो आज की जनरेशन के लोग भी समझते नहीं हैं। मेरे दादू ने पता है क्या किया, एक दिन हम सारी लड़कियां बैठे थे और थोड़े थोड़े लड़के बैठे थे उसके अंदर। जनरली मेरे दादू लड़कों को पहले अंदर बुलाते थे ड्राइंग रूम में और फिर लड़कियां अपने आप उठ के आती थी। तो पहले दादू मुझे भी बुलाते थे। तो मुझे एक्सेप्टेंस पता है कैसे मिली दादू की? उन्होंने मुझे उस दिन नहीं बुलाया। जब उस दिन सिर्फ सारे लड़कों को बुला लिया और मुझे नहीं बुलाया, तो सब मुझे कहते दादू ने अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और तब से मुझे दादू सही प्रोनाउन से बुलाते हैं, सही तरीके से रेफर करते हैं कि मेरी बेटी आ गई, बेटा नहीं बोलते। तो हाँ, मतलब आई थिंक रिचुअल्स कभी कभार ऑप्रेस करने की जगह आपको उठा भी देते हैं, आपको समझा भी देते हैं कि लोग आपसे प्यार करते हैं। उनको नहीं बोलना आता। हमारे से पुरानी जनरेशन के जो लोग हैं उनको, मेरे दादू ने कभी मुझे बैठ के नहीं बोला कि हाँ बेटा मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको समझता हूँ। नहीं, उन्होंने अपने एक्शन से, उन्होंने जो वो रिचुअल्स करते हैं उसके अंदर अब मेरे को इंटीग्रेट कर लिया एंड उससे मुझे पता चला कि मैं एक्सेप्टेड हूँ, वो मुझे प्यार करते हैं। तो फिर तो अपने भाई को राखी बांधते हो गए आप? हाँ, एक और अच्छा एग्जाम्पल। थोड़ा मुझे समझाओ जरा इसके बारे में। बिल्कुल, मेरी बहन भी है। वो इतनी इंटरेस्टिंग बात है, मैं बिल्कुल सेम जो मैं बोल रही थी कि रिचुअल्स कभी बार आपको इंटीग्रेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में इतने रिचुअल नहीं होते तो शायद उनको प्रॉब्लम भी ना होती हो, बट मुझे तो लगता है कि रिचुअल्स की वजह से मैं इतनी एक्सेप्टेड हूँ। जैसे बिंदी पहनना, मैंने भी नहीं पहनी, पर जब मैं इनिशियली ट्रांजिशन कर रही थी और मैं लड़की की तरह ज़्यादा दिखती नहीं थी और प्रॉब्लम होती थी, तो एक बिंदी पहनने से ही लोग आपको एक औरत का दर्जा दे देते हैं। मतलब देख के पता लग जाता है। तो ऐसी सी छोटी छोटी चीज़ें, और इंडिया का कल्चर ही ऐसा है। मतलब फॉर गुड और फॉर बैड, मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है कि कि मैं एक बिंदी से ही मेरे को इतनी अफर्मेशन मिल गई। अफर्मेशन होता है कि जैसे अगर आप कह रहे हो कि आप किसी तरह हो, मैं आपको अफर्म करूं, कुछ आपका मेरा बिलीफ सिस्टम को अफर्म करे। तो एक बिंदी पहनने से ही ना लोग मुझे इस नजरिए से देखना शुरू कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगर आप मुझे अपने पास्ट के बारे में ना बताओ, हाँ, तो मैं आपकी प्रेजेंस से आपको जज नहीं कर सकता कि आप पहले मेल थे। हाँ।
तो ये चीज़ें अगर जो लोग जानते हैं आपके बारे में फिर तो वो आपको जज करते होंगे। नहीं करते ना। हाँ, फैमिली की जैसे Family छोड़ के। के, फैमिली को छोड़कर। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आई थिंक हमारे समाज में ना सुंदरता को बहुत वियर्ड तरीके से ट्रीट करा जाता है। मुझे लगता है कोई सुंदर होता है तो लोगों को प्रॉब्लम कम होती है। ये प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा तब होती है जब उनको देख के डिस्कम्फर्ट होता है, देख के उनको लगता है ना कि कोई थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है। तो हमारे समाज में, मुझे ये इंडियन समाज के बारे में बहुत बुरा लगता है कि किसी को देख के जज करना बहुत आसान है, बट बहुत ज्यादा लोग जज करते हैं। जैसे मैं हिंदी में कहूँ तो किसी के चित्र को देख के उसके चरित्र का आकलन लगा लेना कि अरे ये तो ऐसा ही होगा। और ये बहुत बुरी बात है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेरे पास ये प्रिविलेज थी शायद कि मैं अपनी मम्मी की तरह भी दिखती हूँ, कार्बन कॉपी। मतलब हार्मोन्स लेने के बाद मेरा जो फेस है वो बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह ही दिखता है। तो किसी का ना दिखता हो और उसके पास पैसे ना हो सर्जरी कराने के, उसके पास पैसे ना हो हार्मोन्स लेने के, तो एक एम्पैथी भी तो एक चीज होती है ना, दूसरे लोगों को एक काइंडनेस, एक अच्छे नजरिए से देखने की। मैं लोगों को जज नहीं करती, कोई कैसा भी दिखता हो, किसी की हाइट छोटी हो, किसी का हाइट बड़ी हो, किसी को जज नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। तो जो लोग करते हैं ना, जो आप बोल रहे हो कि किसी ने किया, सोशल मीडिया मेरे कमेंट्स खोल के देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि लोग कैसे देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और सिर्फ मुझे नहीं बोलते, हर सोशल मीडिया पे लड़की को आप कमेंट सेक्शन खोल के देखिए, क्या क्या नहीं मिलेगा आपको। वो लोग अंदर से इनसिक्योर होते हैं, वो अंदर से अपने आप को ना प्यार नहीं कर पा रहे, तो वो दूसरों को भी नहीं करने देगा। तो इस सर्जरी के बारे में क्या बताएंगे अपने बारे में, कि कैसे होती है, कितना पैसा लगता है? जी, ये सर्जरी काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है काफ़ी लोगों के लिए, एंड कई ट्रांस लड़कियाँ करवाती हैं और कई नहीं करवाती। और मुझे लगता है अगेन जजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर, क्योंकि किसी को सोचना कि उसको वो सर्जरी कराने के बाद ही आप उसको एक औरत का दर्जा दोगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे। क्योंकि अगेन किसी का चित्र देख के उसका चरित्र का सोचना बहुत बुरी बात है। तो ये सर्जरी बहुत ही इन्वेसिव होती है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बहुत होती हैं, करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि आपको बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है, आपको डायलेशन करनी पड़ती है। डायलेशन एक चीज़ होती है जिससे वो मेक श्योर करते हैं कि आपको हर दिन करनी पड़ती है, और उसी से ये मेक श्योर होगा कि वो जो उन्होंने ओपनिंग बनाई है वो पहली तो बात तो खुली रहे और वो फ्लेक्सिबल रहे। एक मसल है ना, वो जैसे आपकी कोई भी मसल होती है वो रिट्रैक्ट हो जाती है, ऐसे वो चाहती है कि वो ऐसे रिट्रैक्ट हो जाए। उसको खुला रखने के लिए वो डायलेशन हर दिन करना पड़ता है और वो पेनफुल होता है। आप सोचिए कितना पेनफुल होगा। तो और पैसे के मामले में मुझे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट 2 लाख से नीचे जाएगा ही नहीं, 3-4 लाख से नीचे तो होगा ही नहीं। एंड उससे भी बड़ी बात है कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो तो उससे भी ज्यादा लेंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराएंगे तो शायद वो कम लें, पर वो फिर आपको वो जो आपको चाहिए वो शायद ना मिले। और कितनी कॉम्प्लिकेशंस, आपको तो पता ही हमारी कंट्री की हेल्थ केयर कैसी है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है। पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूँगा, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? क्या चल रहा है अभी आपके लाइफ में? पर्सनल लाइफ के मामले में आई वुड से आई एम डूइंग रियली वेल पर्सनली। आई थिंक आफ्टर ट्रांजिशनिंग ना लोग ट्रांस लड़कियों को समझते नहीं है, उनको लगता है कि बस हो गया खत्म। वो कोई भी मूवी भी बनती है ना उन पे, तो वो बस मेल से फीमेल होके खत्म हो जाती है। जैसे हर मूवी लव स्टोरी के बस कपल के मिलने के बाद बंद हो जाती है, वो हमारी ऐसे बंद हो जाती है। आपने चंडीगढ़ आशिकी देखी है? उसे जब से मालूम चलता है कि इसने तो अपना सेक्स चेंज करा है, उसके बाद वो अपने आप को किस तरीके से, वो शायद उसको लगता था कि शायद उसका नजरिया ही बदल गया ये जानकर कि अरे ये तो ट्रांसजेंडर है। पहले मैं कुछ बोलूंगी फिर उसके बाद मैं इस पे कमेंट करूंगी। हाँ, मैं बोल रही थी कि मूवीज इस पे खत्म हो जाती है, ठीक है, और लोग समझते नहीं। मेरे लाइफ के अंदर आफ्टर आई ट्रांजिशन उसके बाद मेरी जिंदगी शुरू हुई, उसके बाद ही तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिला कि जो मुझे करना मैं कर सकती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे जाके कोई ट्रेंड हो रहा है तो मैं पोस्ट करूंगी और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जैसी दिख रही हूँ मैं ठीक हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी आवाज़ ठीक है। तो आई थिंक उसके बाद ही अब मेरे जो करियर है मैं उस पर ध्यान देती हूँ। मेरी पढ़ाई जो थी मैंने खत्म करी, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ मैं हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस में, एंड अब मैं उसके आगे का सोच रही हूँ। और मैं साथ में सोशल मीडिया भी कर रही हूँ जिससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ, अपने बलबूते पे अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो मुझे लगता है कि पर्सनली उस लेवल पे ग्रोथ हो चुकी है मेरी,
एंड और भी होने के लिए बाकी है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस जर्नी के लिए. एंड इन टर्म्स ऑफ आपने पूछा बॉयफ्रेंड्स के बारे में, आई एम इन अ रिलेशनशिप एंड आई थिंक उसके लिए भी बहुत मेच्योरिटी की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है. और उसके अंदर चंडीगढ़ करे आशी की भी बात आती है. तो काफ़ी लोग ना उसका सिर्फ एक सीन देख के उसको लोगों को जज करते कि हाँ कि ट्रांस लड़कियां लोगों को फंसाती हैं. नहीं होता. और मैंने तो हमेशा खुले अपने आई मेट माई बॉयफ्रेंड ऑन अ डेटिंग ऐप. ठीक है, मैंने डेटिंग ऐप पे उससे मिली थी और मेरे उस पर लिखा हुआ था कि आई एम ट्रांसजेंडर. मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं हूँ जो मैं हूँ. और किसी के पास से उसका प्रेजेंट जज करना अगर कोई करेगा तो मुझे वो अपनी जिंदगी में चाहिए नहीं. मुझे कोई चाहिए जो जेन्युइन हो, और सबको चाहिए होता है कि वो जेन्युइन हो. आपने पास्ट में कितनी चीजें करी होंगी, अगर आपको हर पास्ट की चीज लिखने की जरूरत पड़े अपनी डेटिंग ऐप पे तो आपको कैसा लगेगा? नहीं मजा आएगा ना. आप चाहते नहीं कि हर बंदे के पास आपके पास्ट का एक्सेस हो. बिल्कुल. सिर्फ जो आपको प्यार करता है, जिसको आप चाहते हो, उसको आप अपने पूरे पास्ट का एक्सेस दोगे. तो मैं कहूँगी कि ट्रूथफुलनेस के हिसाब से मैंने हमेशा लिखा है कि मैं ट्रांस हूँ, मैं बताती हूँ लोगों को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर उसके आगे मुझे लगता है कि जैसे क्वेश्चन आता है ना कि अच्छा आपके नीचे क्या है, अच्छा आपने सर्जरी कराई या नहीं कराई, वो सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि सिर्फ उन लोगों को पता होने चाहिए, और वो पूछने भी उन लोगों को चाहिए जो आपके क्लोज हो, जो आपके मतलब जिनका कोई मतलब बनता हो क्वेश्चन पूछने के लिए. सनत क्या सोचती हैं जब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट दिया और तमाम लोगों का एक सैलाब सड़कों पे निकला था, सबने इसका स्वागत किया था कि नहीं, हमारे देश में भी लोग कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर का इफ़ेक्ट है, मगर कई ऐसे केसेस हैं, कई ऐसे सनत हैं जो सनत कौर बनना चाहते हैं, कई ऐसे सनत कौर हैं जो सनत सिंह बनना चाहते हैं. वो हमारी सोसाइटी के बीच में रह रहे हैं, मगर आज भी सोसाइटी ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है. तो ट्रांसजेंडर के बारे में क्या कहेंगे और सोसाइटी के बारे में क्या कहेंगे? क्यों सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? ऐसा आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या कारण हो जाता है कि सोसाइटी हमें हमेशा उस नज़रिए से ही देखती है टिल द एंड ऑफ लाइफ? वो हमेशा उसको उसी नज़रिए से, और नज़रिया बदलने की कोशिश भी नहीं करती. मैं थोड़ा नज़रिया बदलती हूँ जी. कि मेरे हिसाब से दुनिया में मैं ये बिलीव करना चाहती हूँ, मैं ये बिलीव करती हूँ कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं. और मैं ये नहीं बोलना चाह रही कि बुरे लोग की तादाद कम है, पर मैं ये बिलीव करती हूँ कि लव ऑलवेज विंस ओवर हेट. तो मेरे को इतना प्यार मिला है इतने लोगों से कि मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बदलने के लिए कि लोग इसको हेट करते हैं, ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि लोग इसको हेट करते हैं. लोग नहीं करते हैं, इसको बदलो. क्योंकि काफी लोग ये भी बोलते थे कि औरत का घर से बाहर जाना भी वेस्टर्न कल्चर है, पर उसको बदलने के लिए भी धीरे धीरे लोगों ने अपने आप सोचना बंद कर दिया कि लोग इसको नहीं मानते. अब लोग ये बोलते कि हाँ चेंज हो गया चेंज, बोलते ना लोग, वैसे ही बोलो कि चेंज हो गया. मान लो, जब आप मानोगे ये बात और ये बोलना बंद करेंगे हम कि लोग इसको नहीं समझते, तब लोग इसको थोड़ा नॉर्मली भी देखना शुरू करेंगे. इसके आसपास, इस टॉपिक के आसपास इतना हुआ है, इतना ऐसे ना मिस्टिसिज्म बोलते हैं ना वर्ड, एक ऐसे ना कि अच्छा क्या है जो हमें समझ नहीं आता ना, हमें बहुत ऐसे लगता है कि हम इसको समझ नहीं पा रहे तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा. बहुत बेसिक है. एक चीज, मतलब इतने लोग कमेंट करते हैं कि अच्छा आपने ये किया, आप हमें ये समझाइए. गूगल फ्री है. अगर किसी की इच्छा हो तो एक सर्च में पूरी हिस्ट्री पता कर सकता है कि क्या है, कैसे क्या होता है. कैसे है. किसी का मजाक उड़ाना, उसके जीवन में झांकना, क्योंकि मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि आप एक ऐसे सब्जेक्ट पे मुझसे बात कर रहे हैं जिस पे शायद कोई बात नहीं करना चाहता, या जो भी ट्रांसजेंडर है वो आगे आकर अपनी बात नहीं रखना चाहते, वो समाज से वो भी छुप रहे हैं. आप उन्हें क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया और आप बिंदास अपनी लाइफ को आप जी रहे हो. मैं आपकी गली में एंटर करता हूँ तो मुझे दिक्कत मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ा. एवरीबडी नो सनत कौर चड्ढा को. उनके लिए क्या कहेंगे जो काफ़ी रिजर्व है और शायद जैसा मैंने जिक्र किया, आपने पहले अपने आप से लड़ाई लड़ी, फिर अपने परिवार से, फिर आप समाज से लड़ रही हैं. वो लोग आज भी अपने आप से लड़ रहे हैं, उससे जीत ही नहीं पाए. तो कैसे उनको वो फ्रीडम मिलेगी जो वो चाहते हैं?
मैं झूठा वादा किसी को नहीं दूंगी। मैंने सिर्फ अपने आप से लड़ाई लड़ी है सब, और शायद थोड़ी सी समाज से, परिवार से तो परिवार ने खैर आपको नहीं साथ लड़ी। दिया है। और वो एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, और मैं ये इंटरव्यू और जितने भी मैं चीज़ें करती हूँ इसलिए है क्योंकि मेरे पास वो प्रिविलेज थी बोलने की। मुझे नहीं लगता कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं, उनको बोलने दिया नहीं जाता, उनको मौका नहीं मिलता। मुझे मौका मिला तो मैं उस मौके का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो लोग मेरी तरह हैं, जो देख रहे हैं, जिनको बोलने का वो मौका नहीं मिला, आई होप कि मैं कुछ लेवल पे वो जस्टिस कर रही हूँ बोलने में, और मैं आपकी आवाज़ बनने में बन सकती हूँ। और हाँ, बस इतना ही। आप कोशिश करते हो कि सोशल मीडिया या किसी माध्यम से मैं उन लोगों से मिल सकूं जो ट्रांसजेंडर सोच रखते हों या वो बनना चाहते हैं? मैं आपके कई ऐसे मैंने रील्स देखें, आप कर रहे हो काम, पर क्या लोग आपसे उतना मतलब लोग जुड़ रहे हैं आपसे और उनको आपके अंदर अपनी कहानी नज़र आती है? मेरा इनबॉक्स 24/7 भरा होता है इसी बात से कि थैंक यू मेरी बात बोलने के लिए, जो मैं सोच रही थी मेरी बात रखने के लिए। और सिर्फ ट्रांस लोग नहीं, कितनी औरतें भी ये बोलती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग ट्रांस लड़कियों को और लड़कियों को थोड़ा सा डिफरेंटली देखते हैं, बट अगर देखा जाए तो एक पॉइंट के बाद मेरी ज़िंदगी एक औरत की तरह ही है। मुझे भी वही चीज़ें झेलनी पड़ती है जो हर एक औरत को झेलनी पड़ रही हैं अब। जैसे मैं अगर किसी कितनी बारी मैं ऊबर में हरास हो चुकी हूँ, आप सोच नहीं सकते हो। लाइक मैंने कितनी स्टोरीज डाली हैं कि ओला सेफ नहीं, ऊबर सेफ नहीं, ये सेफ नहीं, वो सेफ नहीं है। तो मैं उनकी भी आवाज़ हूँ एक तरीके से। तो मैं, और अगर आप सोच रहे हो कि कितने ट्रांस लोग हैं जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं, वो क्वेश्चंस कितने सारे आते हैं। और मैं हमेशा ये ट्राई करती हूँ कि मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, क्योंकि सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ मेरा ही है। बहुत लोगों के और भी इनसाइट्स होंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा इंटरव्यू देख के आप ये समझो कि अगर आपके पास कोई आसपास कोई ट्रांस पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, तो आप उनकी बात सुनो, आप उनको जज मत करो। आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप उनकी बात भी सुनो। मैं सबकी बात नहीं, मेरी बात सिर्फ मेरे मुंह से है। बहुत लोगों के नजरिए अलग हो सकते हैं, आप लोगों को देखो और समझो। समाज को क्या कहेंगी? जो समाज ऐसी सोच और ख्याल रखता है, उस समाज को आज वक्त के हिसाब से कितना बदलने की जरूरत है? मुझे पता नहीं कि समाज इसमें कितना बड़ा है, कौन है। मैं तो बस ये बोल सकती हूँ कि इंडिविजुअल लेवल पे, अपने घर के लेवल पे आप अपने बच्चों को अनकंडीशनली प्यार करना शुरू करो, सब ठीक हो जाएगा। समझने की भी जरूरत है बच्चों को, बस अनकंडीशनली प्यार, वो सब अपने आप आ जाएगा। क्योंकि अगर अपने दिमाग में आप ये बना लो कि कुछ भी हो जाए, ये मेरा बच्चा है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा, मैं इसको सपोर्ट करूंगी, मैं इसको अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगी, पर मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो बस आप अपने बच्चे को अनकंडीशनली प्यार करो। अगर वो उसको ह्यूमैनिटीज देनी है तब उसको लेने दो, उसको आर्ट करना है उसको आर्ट करने दो। छोटी छोटी चीजें हैं ये। और मुझे लगता है अगर इंडिविजुअली सब लोग बस ये देखें कि हाँ, कि आई विल नॉट जज माई चाइल्ड एंड आई विल रेज माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे को ऐसे बड़ा करूं कि वो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करें और वो जो करना चाहते हैं वो करें, समाज की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मुझे लगता है कि विमेन्स इश्यूज पे भी हमेशा औरतों को ब्लेम किया जाता है कि उसने क्या पहना, उसने क्या किया, या फिर अगर कुछ हो जाता है कि औरत 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। पर कोई ये बात नहीं करता उसने कि छोटे कपड़े पहने थे, हाँ, मतलब कुछ समय गलत था, लड़कों के बीच में क्यों गई, बट जो बंदिश कई ऐसे सवाल महिलाओं के लिए उठा दिए जाते हैं। बट एक्शन के बेसिस पे जो बंदिश लगती है हमेशा लड़की पे लगती है कि मेरी बेटी अब रात को ना जाए, घर से बाहर ना निकले। तो मुझे लगता है कोई ये बात नहीं करता कि हम अपने लड़कों को कैसे बड़ा करें। तो मैं ये तभी बोलती हूँ कि कोई भी समाज की प्रॉब्लम हो वो इसी से सॉल्व होगी कि अपने बच्चों को कैसे बड़ा कर रहे हो। महिलाओं को कैसे रिस्पेक्ट करें, ह्यूमंस, इंसान एटिकेट्स कैसे होने चाहिए, इंसान, जानवर, कोई भी हो उसको कैसे रिस्पेक्ट करें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है कि जेंडर देख के महिला है तो नज़रिया, सोच और बातचीत बदल जाती है, लड़का है तो वही नज़रिया, सोच, बातचीत वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। क्योंकि अगर आप किसी को एक इंसान के नज़रिए से देखना शुरू करेंगे ना, लोग औरत की इंसानियत नहीं देख पाते, वो एक ऑब्जेक्ट बन जाती है। जब लोग अपने बच्चों को ऐसा बड़ा करेंगे कि वो जो उनके सामने है उनकी इंसानियत पहचाने, चाहे वो जानवर हो, जानवर के अंदर भी एक तरह की इंसानियत होती है। अगर आप एक डॉग को देखेंगे, आपको कैसे ग्रीट करता है, आप घर आते हो तो
इंसान से भी बढ़ के आपको ग्रीट करता है। तो अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं हमेशा ये फोकस करूंगी कि मैं उसको इंसानियत देखना सिखाऊं, उस इंसानियत को रिस्पेक्ट करना सिखाऊं, तभी वो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या फिर अगर होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, वो सब खत्म हो जाएगा अगर वो किसी का अंदर का इंसान पहचान सके। कोई एक मैसेज आप जो हमारे दर्शकों के माध्यम से समाज को देना चाहती हो और उन तमाम ट्रांसजेंडर को देना चाहती हो जो आपको सुन रहे हों, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हें कुछ कहना चाहें? मैं तो सिर्फ धन्यवाद ही कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, ट्रांस कम्युनिटी ने मुझे कितना सपोर्ट दिया है, कितने अच्छे अच्छे शब्दों से मेरे को स्वीकार किया है, एंड मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, कितने लोगों का सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, एंड होपफुली इन द फ्यूचर मेरी आवाज़ की वजह से कुछ चेंज आ पाए जो आपकी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना पाए। मेरा तो सिर्फ यही मकसद है। बिल्कुल, और मेरा भी यही मकसद है कि इस कहानी से, चूँकि सनत मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने कई हज़ारों इंटरव्यूज़ किए हैं और ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट इंटरव्यू है, जो सबसे यूनिक है और सबसे हटकर है, क्योंकि मैंने कभी अपने एक्सपीरियंस में ऐसा इंटरव्यू नहीं किया। तो थैंक यू, आपने मुझे समय दिया और खुलकर हमारे साथ बात की। सनत जैसी कई कहानियाँ हैं जो हमारे समाज में हैं और हमारे समाज के अंदर जी रही हैं, मगर हमारी सोसाइटी, हमारा समाज इन लोगों को खुलकर बाहर जीने नहीं देता। ये घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। सनत के माता पिता ने उनकी मदद की, उनको सुना, उनको समझा। सबको ज़रूरत है अपने बच्चों को समझने की, उन्हें सुनने की कि आखिर वो क्या चाहते हैं। कोई इसमें अलग बात नहीं है कि भगवान ने आपको क्या बनाकर धरती पर भेजा है। हो सकता है कि धरती पे आने के बाद आपकी सोच, आपका नज़रिया बदल जाए। उम्मीद है कि इस कहानी से आप सब प्रेरणा लेंगे। नई दिल्ली से कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।